लद्दाख जिस दिन ये हमने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया, लद्दाख को हमने जो कश्मीरी इस्लामिक पॉलिटी जो मेन स्ट्रीम राजनीति थी उसको आजादी मिली, तो आज लद्दाख से क्या आवाजें आती है? चीनियों का बहिष्कार, चीनियों के व्यापार का बहिष्कार करने की आवाज कहां से निकलती है? लेह लद्दाख से निकलती है। यह है राष्ट्रभक्ति लद्दाख की। 70 सालों से हमने उस लद्दाख को कश्मीर केंद्रित, कश्मीर से चलने वाली राजनीति में हमने उनको गुलाम बना के रखा था। वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। और आज देखिए राष्ट्रभक्ति की आवाज लेह से निकलती है। आज लद्दाख हमारा बॉर्डर है, डेमोग्राफिक बॉर्डर जिसे बोलते हैं, वो हमारा बॉर्डर है। और उसके बाद जब कश्मीर में आते हैं, जम्मू की बात करते हैं, जम्मू को तो हमने आजादी दिला दी 5 अगस्त को, कश्मीरी हिंदुओं को हमने आजाद दिला दी 5 अगस्त 2019 को। कश्मीर में स्थित जो राष्ट्रभक्त कश्मीरी मुसलमान है उनको आजादी दिला दी, लेकिन हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। कश्मीर जहाज जिंदा है, कश्मीर जहाज बिल्कुल जिंदा है, चल रहा है। हम पहले भी बोल चुके हैं, जो बीच में कुछ महीने आतंकवाद की जो वारदातें कम हो गई थी, उसकी वजह यह नहीं थी कि हमारा जो दुश्मन है, वो जो जिहादी है, वो हार गए थे। नहीं, वो इसलिए हुआ था कि हमने जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर हमने उन पर रोक लगा रखी थी, हमने नेटवर्किंग के ऊपर रोक लगा थी, इंटरनेट के ऊपर रोक लगा रखी थी। और हमारा सशस्त्र बल, हमारे जो सुरक्षा का वहां पे व्यवस्था थी, सुरक्षा की जो व्यवस्था थी बहुत स्ट्रिक्ट थी। आतंकवादियों का, जिहादियों का आपस में बातचीत नहीं हो पा रही थी, जिहादियों के अपने आकाओं के साथ पाकिस्तान में बातचीत नहीं हो पा रही थी। और उस वजह से एक लल था, और लोग दिल्ली में बैठ के कुछ लोग बोलने लगे थे, देखो जी हमने 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, अब देखिए आतंकवाद खत्म हुआ। तब भी हम बोल रहे थे ऐसा क्लेम मत कीजिए, आतंकवाद ऐसे खत्म नहीं होते। आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, जिहादी आतंकवाद एक मिलिट्री प्रॉब्लम है दुनिया भर में। जहां जहां पे वहां भी सुन्नी आतंकवाद है, वहां पे मिलिट्री तौर पे वहां पे उनके साथ टैकल किया जाता है। कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद वही कश्मीर जहाद है जो अफगानिस्तान में है, जो सीरिया में वहां भी सुन्नी जहादी है, जो सोमालिया में है वही जहादी सुन्नी आतंकवाद है। तो उसको लड़ने के लिए हमें से मिलिट्री तौर पे लड़ना पड़ेगा। पिछले 1 महीने में हमने लगभग 75 आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन साथ में इसी महीने के अंदर हमारे जवान इसी धरती को, हमारी अपनी जमीन की सुरक्षा करते हुए, अपने लोगों की सुरक्षा करते हुए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, अपने देश के अंदर, अपनी जमीन के अंदर। लेकिन मैं समझता हूं ये सब सिलसिला बदलना चाहिए। अगर हमको ये मान्यता दे कि कश्मीर जहां तक मिलिट्री प्रॉब्लम है, तो उसको हमें मिलिट्री तौर पे ही लड़ना पड़ेगा। हमारे पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए इस जंग को परास्त करने का। क्या होना चाहिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव? बार बार बोलता हूं, ये कश्मीर जहाद का जो वॉर थिएटर है, इसको हमने एलओसी के पार ले जाना है। एलओसी के पार ले जाने का मतलब हमारी जो टारगेट होने चाहिए कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर लद्दाख, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, उनको हमें आजाद कराना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये कश्मीर जहाद हिंदुस्तान को ब्लीड करता रहेगा। अभी देखिए जवान भी मर रहे हैं, सिविलियंस भी मर रहे हैं। एक कश्मीरी हिंदू राष्ट्रभक्त अजय पंडिता भारती, कितनी निर्मम हत्या हुई, कितनी बर्बरता के साथ उसको मारा गया। वो एक आम हत्या नहीं थी, उस हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है जिहादियों का, पूरे भारत के लिए एक चुनौती है। वो मैसेज क्या है कि आज की तारीख में भी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के लिए जगह नहीं है। और उस मैसेज का दूसरा हिस्सा क्या है? चूंकि अजय पंडिता भारती पंच थे, ग्रास रूट लेवल पे भारतीय डेमोक्रेसी को लागू कराने की कोशिश कर रहे थे, तो यह भी एक मैसेज है कि कश्मीर के अंदर जहां पे उनका एजेंडा है आजादी बराए इस्लाम, वहां पे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी हमारे यहां, उनके यहां वेलकम नहीं है। क्योंकि इस्लामोफैशिज्म और डेमोक्रेसी एक अपोजिट है एक दूसरे के। डेमोक्रेसी और इस्लामाबाद इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दुनिया में कहीं पर भी नहीं एग्जिस्ट कर सकते। इसलिए यह मैसेज हमको सीरियसली लेना पड़ेगा, बहुत सीरियसली। कितनी बर्बरता आप इमेजिन कर लीजिए, पूरे गांव के अंदर एक हिंदू था, वो हिंदू उस पूरे गांव की सेवा कर रहा था, एक नहीं आया उनके बचाव के लिए। उनकी लाश उनकी बहन के अनुसार, उनकी बहन ने क्या स्टेटमेंट दिया, उस इंसान का जिस्म, शरीर
जख्मी शरीर वहीं पड़ा रहा, लेकिन किसी ने यह मानवता नहीं दिखाई कि उसके लिए उसको उठा ले, उसको पानी दे, उसको अस्पताल ले जाए। बहुत देर के बाद कोई महापुरुष आया और एक बच्चा, कोई लड़का आया, उन्होंने उस बहन के साथ उसको हॉस्पिटल ले गए। अगर वक्त पे ले जाते शायद आज अजय पंडिता भारती आज जिंदा होते। ये है कश्मीर। ये लोग जो भाईचारे की बात करते हैं ना, एक मुंह से बोलते हैं कि अजय पंडिता भारती हमारे भाई थे, उसी मुंह से बोलते हैं कि रियाज नाइक उनका भाई है। ये है दोगलापन इनका। आज की तारीख में जो लोग भारत भूखे ये जो सेकुलर लिबरल लॉबी है, वो पूछ रहे हैं सरकार से कि वो क्यों मारा गया। ये नहीं कह रहा कि उनको जिन्होंने मारा है उनके प्रति एक आवाज नहीं निकल रही, पाकिस्तान के प्रति खिलाफ एक आवाज नहीं उठती। शशि थरूर अपने आप को कांग्रेसी बोलता है, क्या कहता है? कहता है कि कांग्रेसियों को मारा गया। कितने बेशर्म लोग हैं ये। शहादत को भी पार्टी के नाम पे ले लिया उन्होंने। एक शहादत जो भारतीय वहां पे मारा गया, हिंदुस्तान के नाम पे मारा गया, हिंदू होने के नाम पे मारा गया, उसको उन्होंने, उस आतंकवाद को उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स में बदल दिया और पूरी अलिबाई दी किसको? पाकिस्तान को। अलिबाई दी जहादियों को कि उनके ऊपर कोई उंगली आंच नहीं आ जाए। और यही शख्स शशि थरूर पाकिस्तान के अंदर कई साल पहले जब वहां पे ये हिंदुस्तान भारतीय मैत्रिता की बात चल रही थी ना, ये मोमबत्ती वाले सरहद पे आर पार जाते थे मोमबत्तियां लेने के लिए, बातचीत करते थे। उस बातचीत का मकसद सिर्फ एक था कि हिंदुस्तान को झुकाना है। दिल्ली के किसी भी ऑडिटोरियम में चर्चा नहीं होती थी इसके बगैर कि हिंदुस्तान को झुकाना है कश्मीर के ऊपर और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सामने। उन दिनों ये लोग जाते थे पाकिस्तान में वहां पे भाषण देने के लिए। जिन्ना इंस्टीट्यूट में भाषण देने के बाद, कराची के जिन्ना इंस्टीट्यूट में भाषण देने के बाद, इसी शशि थरूर ने अगले दिन पाकिस्तान टेलीविजन पर, लाइव टेलीविजन में बोला, जो वहां की एक वहां की वो पत्रकार है, उन्होंने कहा लाइव टेलीविजन में कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बीजेपी की षड्यंत्र के अंतर्गत निकाला गया। तो ये शशि थरूर बोलता है, हां ये बहुत, दैट वाज अ टेरिबल थिंग, दिस इज व्हाट ही सेड ऑन पाकिस्तानी टेलीविजन। और उसके बाद उससे पहले बोलता है कि, और साथ में बोलता है उनकी जो स्वर्गवासी पत्नी और उनके पिताजी भी यही बोलते थे। और वहां बोला उनको, मेरी पत्नी का 200 साल पुराना घर जहादू ने मारा, लेकिन यहां लोकल से नहीं, वो पाकिस्तान से आए हुए थे, उन्होंने मारा। एक बार फिर कश्मीरी जहादियों को उन्हें वहां पर सर्टिफिकेट दी। ये लोग जो कांग्रेस के लोग, चाहे मणिशंकर अय्यर हो या कभी सिद्धू हुआ करते थे, आजकल मालूम नहीं कहां पे हैं, क्योंकि बीच में तो मैं सोचता था कि वो पंजाब के टूरिज्म मिनिस्टर तो कम है, लेकिन पाकिस्तान के टूरिज्म मिनिस्टर हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा, वो रोल ज्यादा अदा कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के 2 एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक इस्लामाबाद का हाई कमिश्नर जो दिल्ली में बैठता है, एक मणिशंकर अय्यर जो दिल्ली में है, उनका एम्बेसडर है। ऐसे है ये कांग्रेसी लोग। और यही लोग शाहीन बाग में क्या बोलते हैं, वही आवाज जो लाहौर में बोलते थे, वही आवाज शाहीन बाग में बोलते थे। तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो ये दोगलापन है, इसको हमें एक्सपोज करना है। आप ये समझ लीजिए कि हमारी चुनौतियां अब बढ़ गई हैं। आप ये जो नरेंद्र मोदी ने जो लास्ट ईयर, पिछले साल जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसको तो तारीख में लिखा जाएगा, इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। लेकिन उसके आगे क्या करना है, उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या हमें कश्मीर के अंदर जिस इकोसिस्टम, मैं बार बार बोलता हूं, आपने जब 370 और 35 से हटाया, आपने जब 370 और 35 से हटाया, उसका यह मतलब नहीं कि आप वहां पे आपने वहां पे जहाद खत्म कर दिया। जब आप 370 और 35 से हटाते हैं, आप क्या करते हैं? आप उस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं जिसके अंतर्गत वहां पे कश्मीर के अंदर उस प्रक्रिया को उल्टा करने की प्रयास शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कश्मीर के अंदर एक जीता जागता पाकिस्तान फल रहा था। वहां पे एक इस्लामो फैशिस्टिक एक व्यवस्था चल रही थी। वहां पे लोग जो लोग पृथकतावादी तो पृथकतावादी बोलते थे, जीवे जीवे पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते थे। वो लोग इन 70 सालों में उन्होंने हिंदुस्तान के साथ नजदीक आने की कोशिश कभी नहीं की।
उनका हर प्रतिदिन हर एजेंडा यह रहता था, इलेक्शन के बाद हर इलेक्शन में यह एजेंडा रहता था कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच में दूरी को बढ़ाया जाए,